क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो सपोज ये बैग 1 है, इसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। बैग 2 कंटेन्स, यहां पर एक बैग 2 है, इट कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको? One ball is transferred from bag 1 to bag 2. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. So one ball transferred. Now clear हो गया? And then a ball is drawn from bag 2. And then one ball is drawn. One ball is drawn from bag 2. यहां तक की चीजें क्लियर सबको? The ball so drawn is found to be red. So the ball drawn is found to be red. तो जो बॉल निकली है वो कौन से कलर की है? रेड कलर। यहां तक क्लियर? Find the probability that the transferred ball is black. तो ये नोन है, ये गिवन है कि जो बॉल निकली है वो रेड कलर की है, और ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की थी। तो ये जो पूरा का पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया। क्या ये समझ में आया? एक बार कर लो, ठीक है? पीछे आदि लक्ष्य समझ में आया क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन में दो बैग्स है, बैग 1 बैग 2। बैग 1 में रेड और ब्लैक बॉल्स, बैग 2 में कितनी रेड और ब्लैक बॉल्स है ये गिवन है। इसमें से एक बॉल को ट्रांसफर कर रहा है बैग 1 से बैग 2 में, फिर बैग 2 से एक बॉल को निकाल रहा है। जो बॉल निकली है, जो बैग 2 से जो बॉल निकली है कौन से कलर की है? रेड कलर की गिवन है, ये नोन है। और क्या फाइंड आउट कर रहा है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल होगी वो कौन से कलर की होगी? ब्लैक कलर की होगी। ये फाइंड कर रहा है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो बताओ ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व होगा? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से होगा। और बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given A, that is equal to probability of E1 into probability of A given E1। फिर डिनोमिनेटर में यही चीज दोबारा आ जाती है, probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। अब ये जल्दी से मुझे बताना, E1 वाला इवेंट किससे लेंगे इस क्वेश्चन पे? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ट्रांसफर्ड बॉल का ब्लैक होना, ये E1 वाला इवेंट हो जाएगा। और E2 क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ब्लैक नहीं तो क्या हो जाएगा फिर? रेड। तो ये रेड होना ये E2 हो जाएगा। और ए वाला इवेंट किसे लेंगे? जो बॉल निकला है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का। सॉल्व करो और निकालो जल्दी से प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सॉल्व कर दो। रुद्र ये बेस थ्योरम पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है?
ओके, तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब ये एक एक करके मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इसका वैल्यू क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा? 4/7। ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक होना, तो 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा? ट्रांसफर्ड बॉल का रेड होना, तो ट्रांसफर्ड बॉल का रेड होना तो 3/7, तो ये आ जाएगा 3/7। ठीक है। हाँ, अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, क्या होगा उसको छोड़ो, मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन। इवन मतलब कि इवन वाला इवेंट हुआ है, मतलब जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो कौन से कलर की हुई? ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर की बॉल ट्रांसफर हुई है, मतलब ब्लैक अब यहाँ पर कितनी हो गई? 6, और रेड अभी भी कितनी है? 4 है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो अगर ये वाला इवेंट हुआ है तो बैक टू में अब बॉल्स का अरेंजमेंट ऐसा है, और ए होने की प्रोबेबिलिटी, ए मतलब कि अब जो बॉल निकल रहा है उसके रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, अब बताओ कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 4/10। और अगर ये वाला इवेंट हुआ है, E2 वाला इवेंट हुआ है, E2 हुआ है मतलब जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो कौन सी है? रेड। मतलब अब हमारे पास 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर, हाँ, तो यहां पर ए होने की प्रोबेबिलिटी, ए मतलब बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? ये 5/10। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में आएगा, सिंपलीफाई कर लेना। क्या ये क्लियर है? हाँ, फाइनल आंसर वैसे कितना आएगा इसका? 16/31। ठीक है, करेक्ट। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार अच्छे से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए और बी दो इवेंट्स है, ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, लेकिन बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी 1 है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू 1 है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ बी गिवन ए का? बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 डन। ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो एक बार। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, दोनों एक ही, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए या बी में डाउट है। एक काम करते हैं, दोनों सिचुएशन लेते हैं। मान लो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। तो मान लेते हैं ये बी सुपर सेट, मतलब बड़ा वाला सेट, ए उसका क्या हो गया? सबसेट। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के। क्या ये समझ में आए? कौन सी सिचुएशन में? ऑप्शन ए वाले केस में। ऑप्शन बी वाले केस में देखते हैं। ऑप्शन बी वाले केस में बी ए का सबसेट है, मतलब ए सुपर सेट हो जाएगा और बी उसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल आएगा। समझ में आया ना ये चीज? कॉमन दोनों में क्या होगा? बी होगा। तो ये वाली दोनों चीजें इक्वल है, मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। क्या ये क्लियर होगी? और यहाँ पर कौन सी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी? तो अब देख के बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, probability of A given B is greater than probability of A, then which of the following is correct? A given B की probability greater है किससे? A की probability से। Probability of A given B is greater than probability of A। तो A given B की probability का फॉर्मूला क्या होता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ग्रेटर होगा किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? देखो तो एक बार। नहीं है ना, ऑप्शन बी तो नहीं है। यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन वहां स्मॉलर बता रहा है। ऑप्शन बी तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा एक बार देख के चलो। ऑप्शन डी भी नहीं देख रहा है। बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल बोल रहा है, वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, ए और सी में से कोई दो में से एक हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कैसे चेक करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ना ये क्या लिखा है ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन में देखो क्या चीज लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिखा है ऑप्शन में, लेकिन जो गिवन वाला पार्ट है वहां पर क्या है? ए गिवन बी। तो बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होगा। ठीक है, और अगर यहां से अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है तो यहां पर मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार चेक करो यहां तक की चीजें समझ में आई क्या किया मैंने? ठीक है, और सिमिलर चीज यहां पर भी करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या इसको नहीं भी करोगे, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वाली जो हमने वैल्यू निकाली ना, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। यहां पर अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ऐसे ही होगा, इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर होना चाहिए किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या ये समझ लो इन दोनों से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया ये चीज? और ये वाला टर्म उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ग्रेटर आएगा, किससे ग्रेटर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। कहां पर? यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर देते तो हाँ जाता। ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स होने का रीजन क्या होता है? कब होती है? जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, और यहाँ प्रोबेबिलिटीज है तो सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है, दैट्स व्हाई यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स वाला कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया क्या कैसे किया मैंने? ठीक है, और थोड़ा हो सकता है इजी तरीका हो सकता है मैंने घुमा फिरा दिया होगा, चलो चेक कर लेना एक बार। कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स। हटा दो फिर इसको मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा है क्या? कितने और बचे? एक ही बचे। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A and B are two events such that probability of A plus probability of B minus probability of A and B is equal to probability of. Important line ये वाली, इसको नोट करो पहले सभी अपनी कॉपी में। Probability of A plus probability of B minus probability of A and B is equal to probability of A. ये गिवन है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज, और इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया?
ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये वाले टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 1 बचेगा और इधर पे क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये समझ में आया सभी को? ये किसका फॉर्मूला होता है, ए गिवन बी का, ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया सभी को? ये हटा दो इसको फिर मैं, चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते रैंडम वेरिएबल्स। तो हेडिंग डालो रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। इस टॉपिक का पिछले टॉपिक से ज्यादा कोई लेना देना नहीं। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेस्ड थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो एकदम पूरा फ्रेश टॉपिक है। अगर पिछली चीजें याद नहीं भी है तो भी ये समझ में आ जाएगा अगर अब ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो पहले तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब उसको कुछ इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट देगा, ये फंक्शन होता है, ठीक है। और इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे मान लो मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, HH HT TH TT। क्या ये समझ में आ गया? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसका सैंपल स्पेस। मैंने एक शर्त लगाई कि अगर मान लो हेड आया तो तुमको 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए जीत जाओगे, और अगर मान लो टेल आया तो 50 रुपए हार जाओगे। समझ में आई ये चीज? तो ये 100 रुपए मिलना या 50 रुपए हारना, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो आउटकम आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो तुम्हारा जो भी विनिंग या लूजिंग अमाउंट है मैं उसको एक्स से डिनोट करता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर दोनों बार हेड आया तो दोनों बार 100 रुपए जीत जाओगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। अगर मान लो एक बार हेड या एक बार टेल आया तो 100 रुपए जीतोगे, 100 रुपए हारोगे, नहीं 50 हारने का था क्या, हाँ चलो 100 जीतोगे 50 हारोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 50 रुपीज के प्रॉफिट पे होगे। यहाँ पर भी 50 रुपीज के प्रॉफिट पे होगे। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर दोनों बार टेल आया तो 50-50 2 बार हारोगे, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, -100। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ x की जो वैल्यूज होंगी वो ये 3 वैल्यूज होंगी। x की वैल्यू वेरी कर रही है, दैट्स व्हाई ये क्या है, वेरिएबल है। और ये किस चीज के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट के अकॉर्डिंग या आउटकम के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ गया सबको रैंडम वेरिएबल क्या है? आगे बढ़े हम, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये कुछ नहीं है, जो हमने अभी रैंडम वेरिएबल बनाया, अब इसमें हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी लिख दो। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, P ऑफ X कि 200 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 200 रुपीज विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही है जो 2 बार हेड आने की है, यही होगा ना। और 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, मतलब 200 रुपीज विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। क्या ये क्लियर हो गया? 50 रुपीज विनिंग की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, इस आउटकम के इक्वल होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/4। क्या ये क्लियर हो गया? 100 रुपीज लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई सभी को? तो अगर हम रैंडम वेरिएबल के एलिमेंट्स को और उसके नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि ये सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, जो हर कोई जानता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन सब का जो सम होगा वो 1 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? इन सबको ऐड करने पे कितना मिलेगा, 1। देन ये चीज क्लियर? तो अभी हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, कौन कौन से, रैंडम वेरिएबल क्या है और दूसरा क्या है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलो एक काम करते हैं, अब इसमें बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, पढ़ो हेडिंग।
इसमें ये बताना है कौन सा वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कौन सा इनवैलिड है। तो जैसे पहला वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया और ये उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हो गई। आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, यस। क्या सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, यस। तो ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ गया? सेकंड वाला वैलिड है या नहीं बताओ? नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये इनवैलिड है। थर्ड वाला वैलिड है कि नहीं? क्यों नहीं है? ये नेगेटिव आ सकता है, चलेगा, लेकिन इन सबका सम 1 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या हो गया, इनवैलिड। क्या ये क्लियर हो गया? ये वैलिड है कि इनवैलिड है? इन सबको ऐड करोगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हटा दो ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, तो ये क्वेश्चन नोट करो। अच्छा, ये आपकी नई वाली एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये वाले क्वेश्चंस, तो आप चाहो तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप सीधे क्वेश्चन नंबर देख के नोट डाउन कर लो। पहले पढ़ लेना, फिर मैं पूछूंगा कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let X represents the number of black balls. What are the possible values of X? Is X a random variable? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो इसको ना विजुअलाइज करो। ये अर्न हो गया, इसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हो गए। 2 balls are drawn. 2 बॉल्स यहां से निकाल रहे हैं, और x क्या डिनोट कर रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पढ़ के बताओ। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब ये बताओ, अगर आप 2 बॉल्स निकालते हो तो कितने ब्लैक बॉल्स मिल सकते हैं? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो एक भी ब्लैक बॉल ना निकले, तो अगर एक भी ब्लैक ना निकले, दोनों रेड निकले, मतलब x की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 0। समझ में आ रहा है? x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो अगर दोनों रेड निकल गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर एक रेड और एक ब्लैक निकलता है तो x की वैल्यू 1, और अगर मान लो दोनों ब्लैक निकल गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या ये समझ में आ गया? तो x की पॉसिबल वैल्यू ये 3 हो गई, 0, 1 और 2। दैट्स इट, बस इतना ही करना था आप लोगों को। फिर ये बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, हमने लिख दिया। पूछ रहा है इज x ए रैंडम वेरिएबल, क्या ये रैंडम वेरिएबल है, यस और नो। तो यस ये है, क्योंकि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सैंपल स्पेस के ऊपर, जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, क्या होगा? पूछा नहीं है, लेकिन अगर मान लो बनाना होता तो कैसे बना, मतलब कि 0 रेड बॉल 0 ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? कैसे 0 होगी? नहीं, हाँ नहीं, इसको देखो कोई भी सही नहीं बता पाएगा मुझे लगता है। हाँ ये करेक्ट है, 5/7 इंटू 4/6 करेक्ट है। इसको निकालने के दो तरीके, एक तरीका इसने बताया, ये क्या तरीका बताया, 2 बॉल निकाल रहे हैं तो पहला रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? पहला रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5/7। दूसरा रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो एक रेड कम हो गया तो 4 अपॉन में टोटल कितना हो गया, 6 ये आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? एक तरीका ये है, लेकिन ये तरीका यूज मत करो, मैं दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, वो फॉलो करो। दूसरा तरीका कॉम्बिनेशन लगा के है। जब भी एक से ज्यादा चीजों को सेलेक्ट करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन लगाने समय हम डिनोमिनेटर पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स लेंगे। ऑल पॉसिबल मतलब टोटल कितने अवेलेबल है हमारे पास, 7, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 7C2। क्या ये क्लियर हो गया? न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम लेंगे। फेवरेबल मतलब हमें क्या चाहिए, 0 ब्लैक बॉल चाहिए, मतलब दोनों की दोनों क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो बताओ क्या की प्रोबेबिलिटी, नहीं 5, हाँ 5C2
मतलब 5 में से 2 का सिलेक्शन, और 2C0 मतलब 2 में से 0 का सिलेक्शन। ये आया या नहीं आया दोबारा समझाओ। ये क्लास 11th वाला प्रोबेबिलिटी में आप ये प्रैक्टिस करते थे। जब भी एक से ज्यादा सिलेक्शन होता है तो डिनोमिनेटर में क्या लेते थे, ऑल पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब आपको 2 रेड चाहिए 5 में से तो 5C2 आ जाएगा, और एक भी ब्लैक नहीं चाहिए मतलब क्या आ जाएगा, 2C0 आ जाएगा। वहीं अगर इसकी बात करें, अगर 1 रेड और 1 ब्लैक की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहां पर देखो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 7C2। 1 रेड और 1 ब्लैक की बात करो ना यहाँ पर, 7C2, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5C1 इंटू 2C1। क्या ये क्लियर हुआ? अगर मान के चलो 2 ब्लैक निकालना होता प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, 5 में से कितने का सिलेक्शन चाहिए, 0, और 2 में से कितने का सिलेक्शन, 2, तो 2C2, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 7C2। नहीं आएगा ये समझ में? देखो इधर पे फर्स्ट केस में हम कितने रेड और कितने ब्लैक ले रहे हैं बताओ। फर्स्ट केस में कितने रेड है, 2 रेड, और कितने ब्लैक, 0 ब्लैक। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम फेवरेबल लेते हैं, तो न्यूमरेटर में आप ये देखो कि कितने रेड अवेलेबल है, 5, उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 5C2, और कितने ब्लैक अवेलेबल है, 2, उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 0, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2C0। क्या ये क्लियर हो गया? और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, तो टोटल कितने हैं अवेलेबल और टोटल कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7C2। क्या ये क्लियर हो गया? यहाँ पर एक रेड और एक ब्लैक है, तो 5 में से 1 का और 2 में से 1 का सिलेक्शन, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 7C। और यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो 0 रेड ले रहे हैं और 2 ब्लैक ले रहे हैं, मतलब क्या आ जाएगा, 5C0, और इधर पे क्या आ जाएगा, 2C2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन, ये कितने बच्चों को नहीं आता, साफ साफ हाथ उठा दो। ओके सुन लो इधर पे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले तो कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखो कि NCN और NC0 इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। NCN और NC0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2C0 है, समझ में आ रहा है ये चीज? 2C2 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 5C0 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई है सबको, बताओ जल्दी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर NC1 आता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, N के इक्वल हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी कहां पर लगेगी, देखो कहां कहां पर लगेगी, 5C1 और 2C1 इन दोनों जगह पे लगेगी। तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, 5, और इसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब बच गया 5C2 कैसे निकालेंगे, तो 5C2 निकालने का शॉर्टकट समझो, क्या है शॉर्टकट इसका, जो भी दिया हुआ नंबर है ऊपर उसको रिड्यूस करते हुए इतने बार लिखो, जैसे 2 है ना तो एक बार 5 लिखेंगे, एक बार कम कर देंगे, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर जो ये वाला नंबर है वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 आएगा। ये तरीका है शॉर्टकट तरीका कॉम्बिनेशन निकालने का। अगर मान लो 5C3 निकालना होता तो क्या करते, 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे में क्या आ जाता, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो 100C4 निकालना होता, बताओ क्या करते हैं यहाँ पर, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, और नीचे क्या आ जाता, 4 3 2 1। क्या ये क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट ट्रिक है जो फॉलो कर सकते हो। हाँ अब ये बताओ 7C2 अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा जल्दी कंप्लीट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं वो बनाना, इसको जल्दी कंप्लीट करो, और न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के बताओ सारे की ना।
हो गया? हाँ, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म कितना आ रहा है देखो इधर पे, डिनोमिनेटर 21 आ रहा है सबके, और न्यूमरेटर पहले वाले के न्यूमरेटर में कितना आएगा 5C2 की वैल्यू आएगी 10, तो ये आएगा 10/21। चेक करो फर्स्ट वाला टर्म करेक्ट आया क्या, सेकेंड वाला टर्म क्या आ रहा है 10/21 सेम। थर्ड वाला टर्म कितना आ रहा है 1/21। अब तुम लोगों ने सही निकाला या नहीं उसके लिए पूरे को ऐड कर दो और चेक करो 1 आ रहा है कि आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बनाओ उसको। देखो क्वेश्चन, कंसीडर एन अर्न containing 6 red and 4 black balls. 6 red and 4 black balls. 3 balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. Find the probability distribution for number of black balls. Find the probability distribution of number of black balls. नोट कर लिया? चलो जल्दी से, सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा चेंज है, सिंप्लीफाई करो और बना के देखो। हाँ, नोट डाउन किया? तो सबसे पहले ऐसे एक बॉक्स बना लो जैसे मैंने बनाया था। कितने रेड और कितने ब्लैक है उसमें लिखो जल्दी से। कितने रेड है? 6 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है। किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स का। तो x नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गया। अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, तीन निकाल रहे हैं ना हम बॉल, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखो। अब उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो। तो 0 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सही बना रहा है तो बना के, और बाकी सब लिखो अपनी कॉपी में, मैं चेक करूंगा कॉपी में ना हर किसी। ठीक है, हाँ यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो ये पिछले और इसमें फर्क क्या हुआ है? ये 4 और 6 है ना? नहीं, गलत देखा तुमने। 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स, तो ये 6 रेड और 4, हाँ अब ठीक है। तो कितना देगा 10C3 आएगा, ठीक है ना? और फेवरेबल में मतलब 0 ब्लैक मतलब पूरे 3 क्या है रेड है, तो 6C3 और 4C0 ऐसा लेगा, ठीक है? हाँ, तुम लोग बना पा रहे हैं एक बार दिखाओ मुझे जल्दी। हाँ ठीक है, करेक्ट। 6C3 4C0 आना चाहिए और नीचे 10C3, करेक्ट। ठीक है, तेरा आगे नए वाले का रुद्र गलत कर रहा है। इधर देख, इधर देख, हाँ कॉपी देखा एक बार, पेन देखा। ये 0 ब्लैक सिलेक्शन है, तो सुना ही नहीं क्वेश्चन को, ध्यान से बता। ध्यान से ऐसे में नहीं चलेगा, या तो फिर जा घर जा।
6c3 4c0 अपॉन 10c3, ठीक है। ठीक है, हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करो, चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन में लिखा है लेट x represents the difference between number of heads and number of tails obtained on tossing obtained when a coin is tossed 6 times। एक कॉइन को अगर 6 टाइम्स टॉस करोगे तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x is difference of number of heads and tails। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है 6 टॉस में पूरे 6 के 6 हेड आ जाए और एक भी टेल ना आए, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 5 हेड आए और एक टेल आए। या फिर क्या हो सकता है, 4 हेड 2 टेल, या फिर 3 हेड 3 टेल, या फिर 2 हेड 4 टेल, या फिर 1 हेड और 5 टेल, या फिर 0 हेड और 6 टेल। ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया? और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। क्या ये क्लियर है? तो x की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? फर्स्ट केस में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। सेकेंड केस में दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। थर्ड केस में, नेक्स्ट केस में 0, नेक्स्ट केस में एक्चुअली -2 नहीं, उसको भी हम क्या लेंगे 2। यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स। हेड और टेल के बीच का गैप कितना है आपको बस वो बताना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे आप डिफरेंस की। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगेन यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ पर वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी 6।
तो x की पॉसिबल वैल्यू ये वाली सारी होगी। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है क्या? इसमें पूछा गया? नहीं बोला है, तो दैट्स इट, बस यहीं पे निकालो, खत्म कर। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। Find the probability distribution of number of heads in toss of a coin. In two toss of a coin. Find the probability distribution of. किस चीज का probability distribution निकालना है? Number of heads का। तो ये नंबर ऑफ हेड्स आप लोगों के लिए क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल हो गया, जिसको आप किससे डिनोट करोगे? एक्स से। क्या ये क्लियर हो गया? और इन टू टॉस ऑफ ए क्वाइन मतलब ये क्या हो गया? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो एक बार। हाँ, अब बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट टू टॉस ऑफ ए क्वाइन, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा यहाँ पर? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। और यहाँ पर x क्या बता रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। तो नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी? 2, सेकंड और थर्ड केस में कितनी हो जाएगी? 1, और लास्ट केस में कितनी हो जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब p ऑफ x की वैल्यू लिखनी है, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या ये क्लियर हुआ सबको? क्या किया हमने? सिमिलर वे में सेकंड और थर्ड वाला भी बनाओ जल्दी। हाँ, कुछ डाउट है क्या? देख यहाँ पर ना पहले क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किसका? नंबर ऑफ हेड्स का। तो वो तेरा रैंडम वेरिएबल हो गया x। ठीक है, कौन से सिचुएशन में? टू टॉसेस ऑफ ए क्वाइन। एक क्वाइन को जब 2 बार टॉस करें, जब 2 बार टॉस करेंगे तो वो सारे आउटकम होंगे। और x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 2, 1 या 0, यही होगा। तो x की वैल्यू 2 कब आएगी? जब 2 हेड आएंगे, और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। समझ गया? और किसी को कोई डाउट इसमें? फर्स्ट केस में आंसर। सेकंड केस में क्या होगा आंसर? नंबर ऑफ टेल्स। x क्या है? नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो लिख लेना। टोटल 8 आउटकम्स आएंगे, ट्रिपल एच वाला, एच एच टी वाला, फिर उसके 2 टेल और एक हेड वाला, और सारे टेल वाले। यहां तक क्लियर हो गया? यहां पर देख, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टेल्स के लिए तेरे को क्या बनाना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे पॉसिबल आउटकम ये हो गए। पहले में कितना टेल है? 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पहली वाली 0। फिर इन सब में कितने टेल है? एक टेल है, तो यह इन सब के लिए x की वैल्यू क्या आएगी? 1। इन सब में कितने टेल है? 2, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसमें टेल कितने हैं? 3, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। क्या ये समझ में आ गया? अब इन सब की प्रोबेबिलिटी को लिख दो इसके नीचे। तो 0 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 0 टेल मतलब तीनों हेड आना, समझ गए ना ये चीज? फिर एक टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। 2 टेल की प्रोबेबिलिटी 3/8। 3 टेल की प्रोबेबिलिटी 1/8। सबको ऐड करने पे 1 आ रहा है कि नहीं? वेरीफाई करना। समझ गए ये? थर्ड वाले का आंसर बताओ। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे बताओ जल्दी? 16। ठीक है, अब 16 एलिमेंट्स होंगे और x की वैल्यू क्या क्या होगी?
एक्स बता रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या एक बार हेड आए, या 2 बार हेड आए, या 3 बार हेड आए, या मैक्सिमम 4 बार हेड आए। क्या ये समझ में आ गया? अब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 हेड मतलब हर बार टेल आना, तो कितना हो जाएगा 1/16। एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/16। समझ में आया कि कैसे डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा? 4/16 क्या हो जाएगा देखो, 0 हेड मतलब मैं सीधे सीधे क्या रख कर रहा हूं यहाँ पर 4C0 लगा दे रहा हूं। 4C0 4 में से 0 हेड, ठीक है। एक हेड का क्या हो जाएगा 4C1 हो जाएगा, 2 हेड का क्या हो जाएगा 4C2/16, 3 हेड का क्या हो जाएगा 4C3/16, 4 हेड का क्या हो जाएगा 4C4/16। दैट्स इट, ठीक है। तो 4C0 की वैल्यू NC0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/16, ये कितना आ जाएगा 4/16। 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी 4C2 कितना आएगा, क्या तरीका बताया था शॉर्टकट 4C2 निकालने का, 4 × 3/2 × 1, तो कितना आ जाएगा ये 6, तो कितना आ जाएगा ये 6/16। 4C3 कितना आएगा 4/16, और 4C4 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1/16। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये बन गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। हाँ, अब जो सामने आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 90% चांस है इस तरह के क्वेश्चन आए एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आते हैं और बहुत इजी। क्या लिखा है एक बार हेडिंग पढ़ो ऊपर की, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है के की वैल्यू। अब क्या प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, इन सबका सम कितना होता है 1, तो सबका सम को इक्वल टू 1 करो और के निकाल लो, खत्म। निकालो जल्दी, बस फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही करना। आ गया के? कितना है के का वैल्यू, और किसी का? यार अभी तो बोले थे बस इतना सही करना है मेरे। अच्छा, ये वाले टर्म ऐड हो गए होंगे ये वाले सारे, और ये के, तो कितना आ गया होगा 9K। हाँ 9K, और के स्क्वायर वाला ऐड हुआ होगा तो कितना हो गया 10K² प्लस 9K इक्वल्स टू 1। क्या ये काम किया बताओ जल्दी? फिर ये वाला 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 10K² प्लस 9K माइनस 1 इज इक्वल। अच्छा ऐसा नहीं किया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर के की वैल्यू निकलेगी। तो आयुष तेरा आंसर करेक्ट है। हाँ 2 वैल्यू आएगी जिसमें वाली लेगा,
तो ये स्प्लिट होगा, इसमें स्प्लिट होगा 10k और -1k में, ठीक है। फिर उसके यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 10k, और ये हो जाएगा k+1। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, k+1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर बनेगा, एक हो जाएगा 10k -1 और दूसरा हो जाएगा k+1 इक्वल टू 0, जिससे इसको जब 0 करोगे तो k की वैल्यू 1/10 आएगी, इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू -1 आएगी। बट k नेगेटिव नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1/10। क्या ये क्लियर हो गया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1/10। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, थोड़ा समझ के बताओ। क्या लिखा, p का मतलब प्रोबेबिलिटी, x मतलब क्या, रैंडम वेरिएबल, लेस देन 3। तो जब x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 से छोटी है तो k की वैल्यू, तो 3 से छोटी मतलब इन दोनों सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3k। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम। तो ये तो 0 है, ये तो k है और ये 2k है, तो सबका एडिशन कितना आ जाएगा, 3k, और k की वैल्यू कितनी है, 1/10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/10। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो। हाँ, अब समझ में आया तो बताओ ये क्या आएगा। This probability is equals to probability of x equals to 7, यही मतलब हुआ ना। और probability of x equal to 7 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 7k² प्लस k। क्या ये क्लियर हो गया। और अब k की जगह पे क्या डाल दोगे, 1/10, जो भी होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो जल्दी कंप्लीट करो फटाफट। अरे प्रोबेबिलिटी व्हेन x मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 7 है। हाँ, ये ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर मतलब 7 ही होगा ना। और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। और जिसका हो गया लास्ट वाले का आंसर बताओ, रेडी रखो। लास्ट वाले का 3/10 हो गया सबका, लास्ट वाला भी। 0 से बड़ा और 3 से छोटा मतलब ये वाली दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k, 3/10। हटा दूं क्या इसको, बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन ये वाला आ सकता है। जल्दी सॉल्व करो, इसलिए फाइनल आंसर बताओ। अगर इसको एग्जाम में उसी फॉर्म में टेबल वाली फॉर्म में लिखो, ऐसा इसको टेबल बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, इसको टेबल वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ है। नहीं समझ में। के की वैल्यू आ गई क्या, के की वैल्यू 1/6 आएगी। अगर इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये x हो गया, ये p ऑफ x हो गया। x की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, और यहां पर वैल्यू कितनी की मैंने, k, 2k, 3k। तो इन सब का सम 1 कर देना, इन सब का सम ऐड करके कितना हो जाएगा, 1।
तो k की वैल्यू आएगी 1/6। आ गया क्या, जल्दी बताओ। फिर सेकेंड पार्ट में बोल रहा है k लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब इन दोनों का सम करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 3k। 3k मतलब कितना आ जाएगा 1/2। ये वाले कंडीशन में सबका हुआ कि नहीं, जल्दी बता लो। सेकंड पार्ट 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 2 मतलब ये और इससे छोटा, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा 1। इसमें लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, नहीं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मतलब 2 से बड़ा या 2 से इक्वल, तो ये तो आएगा ना यहाँ पर। तो 3k या फिर 3/6 या फिर 1/2। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ पूछो जल्दी। सबका 1/2 आंसर आया, नहीं इसका 1/2 आएगा, इसका 1 आएगा, क्योंकि इन सबका सम हो जाएगा ना। इक्वल्स टू 2 है ना, 2 के इक्वल्स या उससे छोटा, तो 2 के इक्वल्स या उससे छोटा मतलब तीनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। हो गया, और किसी को कुछ पूछना है, हटा दो। चलो नेक्स्ट। ओके, इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज, एक टॉपिक और है इसमें जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हैं। ये लिखो, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का जो मीन होता है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। देख रहे हैं ना सबको, क्या लिखा, ई अंडर ब्रैकेट कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल, ई का मतलब क्या क्या होगा, अंदाजा लगाओ। ई का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मतलब मीन वैल्यू को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ये होता है मीन, या कई जगह म्यू से डिनोट करते हैं, या कई जगह कैपिटल एक्स बार से डिनोट करते हैं, कई जगह स्मॉल एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये सभी के सभी मीन के नोटेशन है। एग्जाम में किसी भी सिंबल को यूज कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार सीधा मीन न लिख के सिंबल रिप्रेजेंट कर देगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi इंटू पी आई। लिख लो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल सिंबल ये सारे में से कोई सा भी यूज कर सकता है। फॉर्मूला समेशन i इक्वल टू 1 to n xi पी आई, ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, अब चलो इसको समझते हैं ये कैसे निकलेगा और उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, याद आया कि वो कौन सा, 100 रुपए जीतने और 50 रुपए हारने वाला एग्जांपल। तो उस समय हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया था, तो आउटकम क्या क्या आए थे, HHST THTT, यही थे। तो अगर 2 हेड आए थे तो कितने रुपीस विन था, 200। एक हेड आया तो कितना विन लॉस कितना हुआ था, 50, और दोनों बार टेल आ गया तो -100। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर आप बहुत बार इस गेम को खेलते हो, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, तो क्या होगा, कभी इतना जीतोगे, कभी इतना, कभी इतना, ऐसा होगा, डिफरेंट अमाउंट होगा। ऑन एन एवरेज आपका विनिंग अमाउंट कितना होगा या लूजिंग अमाउंट कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा इस फॉर्मूले से। क्या ये क्लियर हो गया। अब कैसे निकलेगा, चलो एक एक करके देखते हैं। तो उसके लिए हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज को निकालते हैं। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4। इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 2/4 लिख देता हूं फिलहाल। इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या ये क्लियर हो गया। और मीन का फॉर्मूला आपने जो लिखा है देखो वो क्या है, xi pi। xi मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, pi मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करो, उन सबका सम कर दो। तो एक और टेबल बना दो, नया टेबल, और ये किसका टेबल हो जाएगा, xi और pi का टेबल। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 200/4। मैं काट नहीं रहा हूं, कटेगा लेकिन नहीं काट रहा हूं। क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 100/4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -100/4। तो मैंने क्या किया, अभी xi इंटू पी निकाला। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन सब का सम कर देना है। तो समेशन ऑफ xi pi,
समेशन ऑफ xi pi मतलब 200/4 प्लस 100/4 प्लस माइनस 100/4 ऐसे ही हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा और 200/4 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 50। मतलब ऑन एन एवरेज आप 50 रुपए विनिंग पे होगे अगर इस गेम को खेलते हो मल्टीपल टाइम्स। तो क्या ये क्लियर हो गया सभी को? मीन का मतलब क्या है और कैसे निकलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ये कम पूछा गया, मीन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन वेरिएंस भी पूछ सकता है, तो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेना। एक तो सामने लिखा है लेकिन लिख लो, उसको यूज मत करना। दूसरा फॉर्मूला जो आसान पड़ेगा वो बताऊंगा, उसको यूज करना। वेरिएंस को इससे या फिर VAR से डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला सामने लिखा है। दूसरा फॉर्मूला मैं थोड़ा इजी वाला बता रहा हूं। ये फॉर्मूला ऐसा कुछ है। हाँ, ये सिग्मा स्क्वायर ये सिंबल है, ठीक है। और हाँ हाँ, म्यू जो है वो मीन है। और कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 11th में पढ़ते थे ना, क्या होता था? स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट निकालो, सिग्मा की जो वैल्यू होगी उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यहां तक नोट कर लिया फॉर्मूला? हाँ, अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन के लिए आपको निकालना होता वेरिएंस, तो क्या करते? मैंने जो फॉर्मूला लिखा उसको यूज करना। वो फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको किसका सम निकालना पड़ेगा? xi स्क्वायर इंटू पी का। तो अभी आप लोगों ने ये वाली टेबल ऑलरेडी बना ली थी। ये किसकी टेबल थी? xi इंटू पी की। इस टेबल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? xi, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के कारण ये कितना बन जाएगा? 200 का, क्या जाएगा? 200 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? 40,000 और डिवाइडेड बाय 4। क्या ये क्लियर हो गया? फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4। क्या ये क्लियर हो गया? तो अभी हमने क्या किया? xi स्क्वायर इंटू क्या किया? pi। ये वाला एक नया टेबल बनाए, ये हो गया xi स्क्वायर इंटू pi। फिर इसके बाद इसका सम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा इसका सम बताओ? समेशन xi स्क्वायर pi, इन सबको ऐड करो तो 40 और 10 50, 50 और 5 मतलब 55,000। कितना आ जाएगा? 55,000 अपॉन 4। क्या ये क्लियर हो गया? तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, इधर कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 3 और 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और ये 0, 13750 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। डन। हाँ, शाम भी क्या बोल रहे? कितने मार्क्स का आएगा? कम का आएगा तो छोड़ देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और आया है तो 3 या 5 नंबर के लिए आया। मैं दिखा दूंगा, कुछ सेट्स में 3 नंबर के लिए, कुछ में 5 नंबर के लिए आया। ठीक है, और पहली बार सुनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये है बहुत इजी। हाँ, आया है, पिछले 3 साल में हर पेपर में आया। तो ये वाली वैल्यू निकल गई आपके पास 13,750। और ये वाला टर्म क्या है? म्यू स्क्वायर। म्यू क्या था? मीन। मीन का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 2500। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 13750 माइनस 50 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 13750, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, माइनस कर दो, जो भी आएगा वो फाइनल आपका वेरिएंस हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। और स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ, हटा दो इसको फिर मैं। चलो अब जल्दी से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, जल्दी से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको हटा देता हूं, सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव लो, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बन भी नहीं सकता ऑब्जेक्टिव से वैसे।
Find the mean of numbers obtained on throwing a dice having return 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face. वो नए टाइप का डायस है, उसमें 3 फेस पे 1 है, 2 फेस पे 2 है और 1 फेस पे 5 लिखा हुआ है। यहां तक का अरेंजमेंट समझ में आ गया? ओके, तो उसके जो आउटकम्स होंगे तो 1 3 फेस पे है, 2 2 फेस पे है और 5 1 फेस पे। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब अगर मान के चलो मल्टीपल टाइम्स उस डाइस को थ्रो करेंगे तो मीन नंबर क्या आएगा, मतलब ऑन एन एवरेज क्या आउटकम आएगा वो आपको निकालना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हम सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिसाइड करेंगे, एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 या 5, 3 पॉसिबल वैल्यू। एक्स की वैल्यू 1 या 2 या 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता दो? 3/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 5 आने की 1/6। क्या ये क्लियर हो गया? अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो। म्यू इज इक्वल्स टू समेशन xi इंटू पी आई। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये है आपका xi और ये है आपका पी आई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, xi पी आई का नया टेबल बनाओ। तो ये कितना आ जाएगा? 3/6, 4/6, 5/6। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद उसका सम कर दो, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 2। क्या ये क्लियर हो गया? सबका सम करोगे तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो 12/6 आ जाएगा। मतलब मीन नंबर क्या आएगा उसमें? ऑन एन एवरेज 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने का चांस है। हटा दो मैं इसको फिर। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाओ। हाँ 4 अंक के होते हैं। नहीं है समझ में क्वेश्चन? देखो 52 कार्ड्स है, 2 कार्ड निकाल रहे हैं और x नंबर ऑफ केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी पहले ये लिखते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 0, हो सकता है एक भी एस न निकले या फिर एक एस निकले या फिर 2 एस निकले। तो यहाँ पर 0 एस और 2 नॉन एस, यहाँ 1 एस 1 नॉन एस और यहाँ 2 एस एंड 0 नॉन एस। समझ में आ रहा है मैंने रफ में क्यों लिखा ये? क्योंकि यहाँ पर लगने वाला है कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा का सिलेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो 0 एस निकलने की प्रोबेबिलिटी, पहले सबके डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? तो ऑल पॉसिबल आउटकम सभी में आएगा 52C2। ये क्लियर हुआ? 52C2 क्यों आया? ऑल पॉसिबल वैल्यूज 2 का सिलेक्शन। न्यूमरेटर में कितना आएगा? तो टोटल 4 एस होते हैं और 48 नॉन एस होते हैं। तो 4 में से 0 का सिलेक्शन और 48 में से 2 का सिलेक्शन, मतलब क्या आ जाएगा ये 4C0 इंटू 48C2। डन। अगला टर्म क्या आएगा? 4C1 इंटू 48C1। अगला आ जाएगा 4C2 इंटू 48C0। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सब निकाल के देखो क्या क्या आएगी। निकालने का तरीका भी मैंने डिस्कस किया था, अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन नहीं आता तो पूछ लो। आयुष कुछ डाउट है?
कितना बड़ा आ रहा है 1125 1326 सुनो ना एक मिनट, तुम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो, इधर पे सुनो ध्यान से। सबसे पहले 4C0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 48C2 निकालना है, मतलब 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, ऐसे ही होगा। नीचे में कितना हो जाएगा 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, ऐसे ही क्या होगा। इसको काट देते तो कितना हो जाएगा 24, इसको काट देते तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो इधर पे कितना आ जाएगा 24 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, चेक करो यहां तक आया, मत करो मल्टीप्लाई, बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। हाँ, अब इसका कितना आ जाएगा 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 48C1 की वैल्यू भी कितनी होती है 48, तो कितना आ जाएगा 48 इंटू 4, और नीचे में यही नंबर आएगा 26 इंटू 51, चेक करो ऐसा कुछ आ रहा होगा। अगले में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 4C2 6 आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 26 इंटू 51। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। मल्टीप्लाई नहीं किया मैं, जो भी कुछ कर रहे होगे ऐसा कुछ तो टर्म आया होगा बीच में आप लोगों का। डन। अभी इस क्वेश्चन में निकालना क्या, थोड़ा पढ़ो जल्दी से, क्या निकालना है। ई ऑफ एक्स का मतलब उसने बोला नहीं ई ऑफ एक्स क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मीन, है ना। तो मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद करो और बताओ। एक्स आई पी आई का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसका ऐड कर दो। अब ध्यान से देखो, ये एक्स आई की वैल्यू है, ये पी आई की वैल्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, समझ में आया। ये एक्स आई की वैल्यू है, ये पी आई की वैल्यू, मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, ऐसे ही होगा। ये एक्स आई की वैल्यू है, ये पी आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 26 इंटू 51। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करने जाओगे। अच्छा, अभी देखते हैं ये क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, कि इधर पे और देखते हैं। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो ये 2 से कट जाएगा 2 सा, ये 2 से कट जाएगा 13 टाइम्स में, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा ना, 3 से 17 टाइम्स में कटेगा, और 3 से कटेगा 3 बन 3 6 सा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 16 2 सा कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 17, ऐसे ही आ गया। इधर पे क्या हो जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा 2 6 सा, 2 से कट जाएगा 13 टाइम्स में, 3 2 सा, 3 से कट जाएगा 17 टाइम्स में, तो यहां पर क्या जाएगा +2 अपॉन। क्या ये क्लियर हुआ, चेक कर लो। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 32 + 2 मतलब कितना आ जाएगा 34 अपॉन 17 1 सा 17 2 सा, मतलब आंसर कितना जाएगा। तेरा कितना आ रहा है, ऑप्शन डी दिया है ना। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई अपना, ठीक है। तरीका समझ में आ गया ना सबको क्या करना है।
अब इसके अलावा इसके PYQ करना है और उसके बिना चैप्टर को कंप्लीट माना जाना गलत बात है, ठीक है, लेकिन बाद में करेंगे PYQ। इसके बाद अगली क्लास से मैं चालू करूंगा वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर को संडे तक अपन खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ, संडे को भी रखेंगे क्लास, संडे तक खत्म कर लेंगे वेक्टर, और फिर 3D उसके एक वीक और 3D, तो ये पूरा एंड हो जाएगा। लेकिन ये सुन लो ध्यान से, मैं तुम लोगों को ये चीज बताया थी नहीं कि हमको पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना है, ठीक है, मतलब सारा का सारा, ठीक है, और वो PYQ के सेंस में पढ़ना है। NCERT इंपॉर्टेंट मैं छाट रहा हूँ पूरा, ठीक है, और PYQ तो अलग से निकाल दिया जो बुक दिया। ये दो चीजें हमको दोबारा पूरी सॉल्व करनी है तुम लोगों को, मतलब अब, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा वाला सीरीज।